शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की 3 मूलभूत बातें। बाबा साहब के दौर में जिस समय बाबा साहब राजनीतिक संरक्षण की मांग कर रहे थे, अस्पृश्यों के लिए, बहुजन समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, और उस समय जो विदेशी थे वो कांग्रेस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे। तब बाबा साहब कहते हैं कि इन विदेशियों को, जो कांग्रेस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनको भारतीय राजनीति की 3 मूलभूत बातें जरूर जान लेनी चाहिए। वो 3 मूलभूत बातें क्या है, आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही 3 मूलभूत बातें आपका भी कंफ्यूजन दूर कर देंगी और साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया, किस तरह से लड़ाई लड़ी, आज के अम्बेडकर संदेश में ये क्लियर हो जाएगा। सामान्य साथियों, आइए हम बढ़ते हैं आज के अम्बेडकर संदेश की तरफ। लेकिन हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अम्बेडकर संदेश पास्टर डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग्मय खंड 16 से पेज नंबर 238 से 240 तक। तो आइए अब शुरू करते हैं। जो विदेशी भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं और इससे उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग देना चाहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारतीय राजनीति किन सिद्धांतों पर आधारित है। यदि विदेशी उन्हें भली भांति समझने में असफल रहते हैं तो वे ऐसे दल के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे जो उन्हें भ्रम में कैद करके रखना चाहते हैं। भारतीय राजनीति की ये मूलभूत बातें हैं। नंबर 1, शासित वर्ग के प्रति शासक वर्ग की मनोवृत्ति। पहली जो मूलभूत बात है भारतीय राजनीति की, वो है शासित वर्ग के प्रति शासक वर्ग की क्या मनोवृत्ति है, उसकी क्या भावना है शासक वर्ग की शासित वर्ग के प्रति। दूसरा है शासक वर्ग के साथ कांग्रेस का संबंध। शासक वर्ग के साथ कांग्रेस का क्या संबंध है। और तीसरा मूलभूत बात है शासित वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की राजनीतिक मांगों का मूल आधार क्या है। ये 3 प्रश्नों के जवाब बाबा साहब की जुबानी में, बाबा साहब की लेखनी से निकले हैं। और यदि इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको मालूम है तो आप चाहे तो अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, बहुत बारीकी से बाबा साहब ने इन 3 बिंदुओं पर विश्लेषण किया है और इसलिए अंत तक बाबा साहब के इन 3 बिंदुओं को हम सभी को जरूर जान लेना चाहिए। तो पहला जो बिंदु है उसको यहाँ हम इस लेख के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाषा लिखते हैं कि उपरोक्त बिंदु एक है शासित वर्ग के प्रति शासक वर्ग की क्या मनोवृत्ति है। इस संबंध में विषय में पहले ही ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है, जिस पर विचार कर विदेशी अपनी धारणा बना सकते हैं। मैंने जो पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और उसकी पुष्टि में जिन तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत किया है वह स्पष्ट है। इससे प्रकट होता है कि सार्वभौमिक स्वतंत्र भारत इस स्थिति से भिन्न स्थिति का देश होगा जिसमें शासक वर्ग की सेवा करने वाला कोई शासित वर्ग न हो। उचित संरक्षण प्रदान करने से शासक वर्ग द्वारा सरकार का आधिपत्य जमाने की उनकी शक्ति सीमित हो जाएगी और उसकी सत्ता हथियाने के हथियार की धार भूटी हो जाएगी। यही वह बात है जिसके लिए अस्पृश्य बल देकर कर रहे हैं और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस और अस्पृश्यों के मध्य जो विवादग्रस्त प्रश्न है वह संवैधानिक संरक्षणों की व्यवस्था पर ही केंद्रित है। प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संविधान में अस्पृश्यों के लिए संरक्षण होगा।
विदेशी न तो इस समस्या को समझते हैं और न यही समझते हैं कि कांग्रेस के कथित प्रतिनिधिक स्वरूप का इस समस्या से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस प्रतिनिधि संस्था हो, लेकिन अस्पृश्यों की इस समस्या से उसे कोई सरोकार नहीं है। उस समस्या का हल केवल आवश्यकताओं पर आधारित हो सकता है और इस विषय में ये प्रश्न हो सकता है कि क्या अस्पृश्य जो संरक्षण मांग रहे हैं वह उनके लिए जरूरी है। विदेशी जो इस आधार पर अस्पृश्यों के विरुद्ध कांग्रेस का समर्थन करते हैं कि कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, सही नहीं है। विदेशियों की वह अपेक्षा न्याय संगत है कि अस्पृश्यों के संरक्षण की मांग को न्यायोचित प्रमाणित किया जाए। विदेशियों का ये कहना युक्ति संगत है कि ये कह देना भर काफी नहीं है कि भारत में शासक वर्ग है। अस्पृश्यों को ये भी साबित करना है कि भारत का शासक वर्ग कितना अधर्मी एवं कितना मक्कार है और वह वयस्क मताधिकार की शक्ति के आगे नहीं झुकेगा। ये ऐसी स्थिति है जिसका सामना अस्पृश्यों को करना है, क्योंकि निसंदेह भारत में शासक वर्ग की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है। अन्य देशों में शासक वर्ग तथा शासित वर्गों के मध्य अधिक सहनीय और स्वाभाविक दूरी होती है, जो दोनों वर्गों को आपस में मिलने से रोकने की दीवार नहीं होती। उनकी दूरी केवल एक विराम होता है। भारत में उच्च वर्ग एक तिलस्मी किले में सुरक्षित है, जहाँ शोषित घुस ही नहीं सकता। दोनों वर्गों की संवेदनाएं भी प्रतिकूल है। अन्य देशों में शासक वर्ग और शासितों के बीच सत्ता हस्तांतरण की भरपाई होती रहती है, जिससे वे शासक वर्ग की तरह उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था बन गई है जिससे शासक बदल जाते हैं तो दूसरे वर्ग की भरपाई हो जाती है। भारत का शासक वर्ग जन्मगत है, दूसरा वंचित वर्ग सदा वंचित ही रहता है। ऐसा विभेद महत्वपूर्ण विभेद है, जहां पर शासक वर्ग घोंघों की तरह खोज में सुरक्षित बैठे रहते हैं और जो वंश परंपरागत चलते रहते हैं। यहाँ जन आचरण, सामाजिक दर्शन और सामाजिक मनोवृत्ति अंगत का पांव ही बनी रहती है और जिसमें स्वामी तथा सेवक का संबंध अटूट माना जाता है। सुविधा संपन्न और सुविधाहीन का भेद बस जाति कठोर है, रंग में ये काली कमली है। अन्य देशों में ऐसी लक्ष्मणी रेखा नहीं है, दोनों के आवरणों में एक बारीक डोर है। मानसिकता समरसता है, इसलिए वहां शासक और शासित के रिश्तों में लोच होती है। इस अंतर के पीछे जो सत्य छिपा है उसे समझ लेने के बाद विदेशियों को यह आभास होगा कि जहां अन्य देशों में तो वयस्क मताधिकार द्वारा शासक वर्ग पर संतोषजनक नियंत्रण किया जा सकता है, भारत में शासित पक्ष जैसे अछूत संविधान में इसलिए अतिरिक्त संरक्षण प्रदान की मांग करते हैं कि उनकी मांग भारत में कांग्रेस द्वारा लड़ी आजादी की लड़ाई से अधिक जायज है और जो कांग्रेस आजादी मांगती है वह शासितों को सुरक्षा देने के विरुद्ध है। कांग्रेस निर्बाध रूप से सत्ता शासक वर्ग के हाथों में सौंपना चाहती है। दूसरे पक्ष पर कुछ तथ्य जुटाए गए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर विदेशियों को स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस और शासक वर्ग का कितना घनिष्ठ संबंध है। बार बार शासक वर्ग शब्द यूज हो रहा है। सामान्य साथियों, शासक वर्ग कौन है ये आप भली बात समझते हैं अगर आपने पूर्व के अम्बेडकर संदेश को वाच किया है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि संक्षेप में शासक वर्ग को भली बात मालूम है कि सुविधाहीन लोगों का आंदोलन वर्ग सिद्धांतों, वर्गीय हितों और जाति संघर्ष पर आधारित है। यह एक दिन सुविधा संपन्न वर्ग की कब्र खोद देगा। वे जानते हैं कि सेवक वर्गों की मांग को पटरी से उतारने के लिए राष्ट्रीयता और एकजुटता का मोह दिखाकर उन्हें बुद्धू बना दिया जाए। वे ये भी समझते हैं कि कांग्रेस ही ऐसा मंच है जिसमें शासक वर्ग का हित सुरक्षित है, क्योंकि यदि कोई दल ऐसा है जिसके मंच से अमीर, गरीब, ब्राह्मण, जमींदार और आसामी
महाजन और कर्जदार के बीच के मुद्दों पर कुठाराघात करके संघर्ष की ओर से ध्यान बटाया जा सकता है तो वह एकमात्र कांग्रेस है। कांग्रेस ही मंच है जहां से देशभक्ति और राष्ट्रीयता का झंडा फहराकर उनका हित साधन कर सकती है। यदि ये दोनों दृष्टिकोण ठीक से समझ में आ जाएं तो विदेशियों को तीसरा दृष्टिकोण भी समझ में आ जाएगा, जो सुविधाहीन दलित वर्गों के राजनीतिक संरक्षण पर आधारित है। सुविधाहीन शासित वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग करना वास्तव में शासक वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना है। यूरोपीय देशों में भी समाज के कुछ वर्गों की शक्ति पर नियंत्रण रखने की मांग की जाती है। वहाँ उत्पादक, वितरक, सूदखोरों और भूस्वामियों पर नियंत्रण है। भारत के सिवा किसी अन्य देश में एक समान जाति के हितों के संरक्षण के लिए कुछ वर्गों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ी है। आरक्षण देश में शासक वर्गों के हाथों में राजनीतिक शक्ति संग्रह रोकने और देश की सामाजिक संस्थाओं में परस्पर संवैधानिक संबंध कायम करने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। इतने तथ्यों और तर्कों के आधार पर स्पष्टीकरण देने के पश्चात मैं नहीं समझता कि विदेशियों को वास्तविक स्थिति समझने और विश्वास करने में कठिनाई होगी कि कांग्रेस के प्रचार का दूसरा पहलू भी है। यदि उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के बावजूद कोई विदेशी स्थिति नहीं समझता और उन लोगों की बात पर शांति तथा धैर्य से विचार नहीं करता तो यह उसके चरित्र और समझ का दोष होगा। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राजनीति की 3 मूलभूत बातें क्या है। आज के अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में इस बात को हमने बताया है। मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को अब यहीं रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।